हेलो डियर स्टूडेंट्स, श्री राजाराम उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मॉर्निंग की क्लास के अंदर आज जूलॉजी का जो एक चैप्टर है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इस पहले वाले वीडियो के अंदर अपन बॉटनी के बारे में डिस्कस कर रहे थे और बॉटनी का एक चैप्टर अपन ने पूरा कर दिया है और सेकंड चैप्टर चल रहा है। वो जो क्लास है वो भी आपको नियमित मिलेगी, लेकिन अब मैं बॉटनी के साथ साथ में जूलॉजी भी स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए आपको आज से जूलॉजी को भी पढ़ना शुरू करना है। और जूलॉजी का 21वां जो चैप्टर है वो है अध्यावरणी तंत्र। ठीक है, अध्यावरणी तंत्र के अंदर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और उसके आगे का जो यूनिट है वो है आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यूनिट नंबर आपके 22 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं मानव पाचन तंत्र। इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो ये वीडियो यदि आपके ये यूनिट की बात करें तो ये यूनिट आपके टोटल इसके अंदर 7 नंबर के प्रश्न, ये जो यूनिट है ये आपके जूलॉजी में मैंने आपको बताया था 5 इकाई है। 5 इकाई में से ये पहली इकाई है और ये इकाई 7 नंबर की, इसमें टोटल के 5 यूनिट है। कितने यूनिट है? 5। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें से आपको एक बड़ा प्रश्न देखने को मिलेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में ये यूनिट प्रैक्टिकल के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपके मानव तंत्रों से संबंधित एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसके अंदर आपके डायग्राम दिया हुआ होता है, उसको नामांकित करना होता है। इसलिए आपको ये जो यूनिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले से कह रहा हूँ ये यूनिट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यदि 12th के अलावा आप 10th में देखते हो तो भी ये यूनिट है, 9th में भी है, 8th में भी है, सभी क्लासों के अंदर मानव पाचन तंत्र से संबंधित है। आप आगे जाओगे तो नीट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस यूनिट को सबसे पहले ले रहा हूँ। इसलिए आज आप मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को भी दबा दीजिए, ताकि आगे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलो मानव पाचन तंत्र को पढ़ते हैं। मानव पाचन तंत्र, इसमें आपको पता है मानव के बारे में तो एक सजीव प्राणी है। पाचन तंत्र को सबसे पहले देखते हैं। पाचन तंत्र किसे कहोगे? पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र की परिभाषा हो जाएगी शरीर का वह तंत्र, शरीर का वह तंत्र जो जटिल भोज्य पदार्थों को, जटिल भोज्य पदार्थों को, जटिल भोज्य पदार्थ कैसे होंगे भी बोलो? कार्बनिक होंगे। आपको ध्यान रखना है, कार्बनिक होते हैं, जिसके अंदर आपने देखा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ये सभी आते हैं। जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमोटिक जल अपघटन, एंजाइमोटिक जल अपघटन द्वारा, और जल अपघटन को क्या कहते हैं? आप केमिस्ट्री में एक शब्द पढ़ते हो हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस, और लाइसिस का मतलब हमेशा ध्यान रखना, लाइसिस पीछे आ जाए इसका मतलब क्या होता है? तोड़ना। इसका मतलब क्या होता है? तोड़ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है भाई, कॉमन सी बात है, आपको ध्यान होनी चाहिए। तो वह शरीर का वह तंत्र जो जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमोटिक जल अपघटन द्वारा सरल भोज्य पदार्थों में बदलना पाचन तंत्र कहलाता है। तो सबसे पहले तो मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पाचन तंत्र को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा हूं भाई, कि तो जो शरीर का वह तंत्र जो जटिल भोज्य पदार्थ, जो आप जटिल भोज्य पदार्थ लेते हो उसको सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया जो की जाती है वो कौन से तंत्र के द्वारा की जाती है? पाचन तंत्र के द्वारा। अब आप सोचो कि गुरुजी जटिल कैसा है? तो जो भी आप भोज्य पदार्थ लेते हो, मुख में लेने से पहले आपका मुख जो होता है वो उस भोज्य पदार्थों को क्या करता है? सरल रूप में परिवर्तित करने की कोशिश करता है। तो अब आपको ध्यान रखना है, पाचन तंत्र
परिभाषा ध्यान रखनी है, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पाचन तंत्र कहलाती है। ये जो काम करता है ये तंत्र कौन सा होता है? पाचन तंत्र। अब पाचन तंत्र के अंदर क्या क्या काम में आता है? तो पाचन तंत्र के अंदर काम आने वाली एक तो है आहार नाल प्लस पाचक ग्रंथियां। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 चीज ध्यान रखनी है। पाचन तंत्र के अंदर क्या क्या आता है? तो एक आहार नाल आती है जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और प्लस दूसरी आती है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ठीक है, पाचन ग्रंथियां। तो ये 2 चीजें आएगी। अब आहार नाल और पाचक ग्रंथियां। अब इस चीज के अंदर आपको सबसे पहले आहार नाल को देखना है कि आहार नाल के अंदर क्या क्या आता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आहार नाल बहुत लंबी संरचना होती है। इसके बारे में यदि देखोगे तो ये कैसी होती है? लंबी होती है, कुंडलित होती है और पेशीय नली है। लंबी, कुंडलित और पेशीय नली, 3 पॉइंट आपको एक साथ में ध्यान रखने हैं। लंबी है, कुंडलित है और पेशीय है। लंबी तो कितनी लंबी? तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है जीवित अवस्था में और एक होती है मृत्यु के बाद। जीवित अवस्था में यदि आप आहार नाल की लंबाई देखोगे तो लगभग 4.5 से 5 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, जीवित अवस्था में आहार नाल की लंबाई 4.5 से 5 मीटर होती है, जबकि मृत्यु के बाद इसकी लंबाई जो होती है वो 7 से 8 मीटर के आसपास हो जाती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको देखने को ये मिल रहा है कि मृत्यु के बाद आहार नाल की लंबाई बढ़ती है। अब आपने सोचा होगा कि मृत्यु के बाद आहार नाल की लंबाई क्यों बढ़ती है? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि आहार नाल जो है वो आहार नाल कहाँ से स्टार्ट होती है। तो आहार नाल के यदि अपन अंगों की बात करें तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है? तो मुख से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? गुदा तक जाती है। मुख से स्टार्ट होकर गुदा तक जाने वाली नली आहार नाल कहलाती है, जिसकी लंबाई जीवित अवस्था में 4.5 से 5 मीटर के आसपास होती है, लेकिन मृत्यु के बाद 7 से 8 मीटर होती है। सीधा प्रश्न आ जाए, कई बार कंपटीशन में आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है ये मुख से आरंभ होकर गुदा तक फैली रहती है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि मुख से आरंभ होकर गुदा तक जाती है तो इसके अंदर कौन कौन से भाग, कौन कौन से अंग होते हैं? तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? मुख। ठीक है, और मुख का खुला हुआ भाग क्या कहलाता है? मुख गुहिका, जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं। तो सबसे पहला हो गया मुख, जिसको मुख गुहिका भी कह सकते हो। दूसरा भाग हो जाएगा गरसनी, जिसको फेरिक्स कहते हैं, गरसनी। ठीक है, ये गले वाला भाग। तीसरा भाग हो जाएगा गर्शिका, जिसको ईसोफेगस कहता है। ठीक है, चौथा भाग हो जाएगा आमाशय को स्टोमच कहता है और इसके भी 3 भाग अपन आगे देखेंगे। 5वां भाग हो जाएगा आपके आमाशय के बाद छोटी आंत और छोटी आंत के भी 3 भाग हो जाएंगे। फिर बड़ी आंत 6ठा भाग, और 7वां भाग हो जाएगा मलाशय, जिसको रेक्टम कहता है, मलाशय। और लास्ट और अंतिम हो जाएगा गुद्दा। तो बताओ, मुख आहार नाल होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से स्टार्ट होकर गुदा तक फैली रहती है और इसकी लंबाई जो 4.5 से 5 और 7 से 8 मीटर। अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये जो छोटी आंत है ये हमेशा कुंडलित रहती है। कुंडलित का मतलब ये है कि यह छोटी आंत जो है इसके ऊपर ऐसे बड़ी आंत रहती है। ये है भाई बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे जो पेशीय नली के समान कुंडलित नली जो होती है वो होती है आपके बहुत सबसे जो ज़्यादा लंबी जो नली बात करें तो वो बड़ी छोटी आंत है। ये छोटी आंत है, छोटी आंत। और छोटी आंत सबसे लंबी होती है। ये कैसे रहती है? कुंडलित रहती है। मरने के बाद ये क्या हो जाती है? शिथिल हो जाती है। ध्यान रखना है, मरने के बाद ये क्या हो जाती है? शिथिल। और शिथिल होने के कारण इसकी जो लंबाई होती है उस लंबाई में क्या आ जाता है? परिवर्तन। और कितना परिवर्तन आ जाता है? तो लगभग 2 से 2.5 मीटर के आसपास परिवर्तन आ जाता है। तो आपको ध्यान ये रखना है
कि पाचन तंत्र कहते किसे है, तो शरीर का वह तंत्र जो जटिल भोज्य पदार्थों को, और जटिल भोज्य पदार्थ कैसे होंगे, तो कार्बनिक होंगे। जटिल भोज्य पदार्थों को एंजाइमोटिक जल अपघटन, एंजाइमोटिक जल अपघटन द्वारा सरल पदार्थों में बदलना। एंजाइमोटिक का मतलब यह है कि एंजाइमों के द्वारा उसको जल से अपघटित करना, ठीक है। फिर अपन देखेंगे आहार नाल। आहार नाल लंबी होती है, कुंडलित होती है, पेशी होती है, जिसकी लंबाई जीवित अवस्था में 4.5 से 5 मीटर के आसपास होती है और मृत्यु के बाद इसकी लंबाई 7 से 8 मीटर होती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो छोटी आंत होती है वो मरने के बाद क्या हो जाती है, शिथिल हो जाती है, यानी कि ढीली हो जाती है, ठीक है। अंग इसके अंदर मुख से आरंभ होकर गुदा तक जाती है। आहार नाल मुख से आरंभ होकर गुदा तक जाती है। और इसके अंदर कौन कौन से भाग है, तो सबसे पहले हो जाएगा मुख, और मुख का खुला हुआ भाग मुख गुहिका कहलाता। फिर ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। ऐसे करके आपको 7 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने। अब आगे अपन देखते हैं कि सबसे पहले मुख के बारे में डिस्कस करेंगे। पाचन तंत्र के अंदर मुख जो होता है वो किस प्रकार से रोल अदा करता है। तो मुख जो होता है, मुख के अंदर आपको पता ही है, सबसे पहली चीज़ जैसे ही मुख जो भोजन होता है वो मुख में एंट्री करता है, तो सबसे पहली भिड़ंत किससे होती है, तो दांतों से होती है। फिर दांतों से होने के बाद उसके साथ आके क्या मिलती है, तो लार मिलती है। और लार मिलने के बाद जो आपका भोजन है वो क्या हो जाता है, लस लसा लुगदी के समान संरचना के अंदर परिवर्तित हो जाता है, और उस संरचना को अपन क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं, ठीक है। तो अपन इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं भाई आगे। मुख, मुख जिसको माउथ कहते हैं, मुख, ठीक है। तो इसकी परिभाषा ये हो जाएगी कि मांसाल ओठों द्वारा, दो मांसाल ओठों द्वारा, या ओष्ठ भी लिख सकते हो, ओठों द्वारा गिरी छिद्रनुमा संरचना क्या कहलाती है भाई, मुख कहलाती है। दो मांसाल ओठों के द्वारा गिरी, दो मांसाल ओठों के द्वारा गिरी छिद्रनुमा संरचना कहलाती है, मुख कहलाती है। और मुख का खुला हुआ भाग, मुख का खुला हुआ भाग, मुख का खुला हुआ भाग मुख गुहिका, बक्कल कैविटी कहलाता है। मुख को जब आप खोलते हो उस संरचना को क्या कहता है, मुख गुहा, यानी कि मुख अंदर जाकर मुख गुहा में खुलता है। अब आप मुख गुहा की बात करोगे, मुख गुहिका या मुख गुहा, बक्कल कैविटी जिसको कहते हैं। मुख गुहिका के अंदर देखोगे तो ऊपर का जो भाग होता है वो क्या होता है, ऊपर का भाग कठोर प्लस कोमल तालु द्वारा निर्मित। मुख गुहिका का जो ऊपर का भाग है वो कठोर है, कोमल तालु द्वारा निर्मित होता है। और इसके यदि अदर पार्ट यानी कि नीचे के पार्ट, अदर भाग पर पेशीय, बोलो कैसी होती है, पेशीय जीवा उपस्थित होती है। क्या होता है अभी इसमें, इसमें यह होता है कि मुख गुहिका का जो ऊपर का पार्ट है वो क्या है, कठोर है, कोमल है, और कोमल तालु के द्वारा क्या होता है, निर्मित होता है। और इसके जो नीचे का पार्ट है, नीचे के पार्ट अदर भाग पर पेशीय जीवा पाई जाती है। कैसी जीवा, पेशीय जीवा पाई जाती है। अभी अपन देखेंगे जीवा के बारे में, जीव के बारे में। अब इतना आपको ध्यान रखना है, मुख गुहिका के अंदर एक कठोर ऊपर का भाग कठोर होता है, और साथ साथ में ऊपर के भाग में एक कोमल तालु पाई जाती है, ठीक है। फिर अदर भाग पर पेशीय जीवा उपस्थित होती है। अदर नीचे के पार्ट पर क्या पाई जाती है, पेशीय जीवा पाई जाती है। और साइड के अंदर क्या होती है, यहाँ पे ग्रंथियां भी होती है। साथ साथ में मुख गुहिका के अंदर क्या होती है, लार ग्रंथियां भी होती है, लार ग्रंथियां भी क्या होती है, उपस्थित होती है। तो सभी चीजें कहाँ होती है, मुख गुहिका के अंदर। अब अपन हल्का सा डिस्कस मुख गुहिका के अंदर और क्या होता है, बोलो भाई। तो मुख गुहिका के अंदर क्या होता है, दांत होते हैं। तो इस चीज के बारे में अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन जीवा के बारे में देख लेते हैं, जीव के बारे में, फिर दांतों के बारे में देखते हैं। क्योंकि सबसे पहला आपको मुख के अंदर कौन कौन सी संरचना आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से प्रश्न दो तरीके से आता है, यहाँ से जो प्रश्न आता है वो दो तरीके से आता है। एक तो आता है मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों को
समझाइए। आपको क्या करना है, मानव पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों को समझाना है, जिसके अंदर आपको मुख से लेकर गुदा तक प्रत्येक पार्ट को समझाना पड़ेगा। और एक प्रश्न यहाँ से ये आता है कि भाई, और ये प्रैक्टिकल में भी ऐसे कैसे आता है कि प्रैक्टिकल में आपको डायग्राम दे देता है पाचन तंत्र का, उसमें आपको नामांकित करना होता है कि कौन सा स्थान कहाँ पे है। दूसरा पार्ट यहाँ पे आएगा मानव पाचन तंत्र की क्रियाविधि को समझाइए, क्रियाविधि को समझाइए। तो आपको दो तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस यूनिट में से, और इस यूनिट में से एक तो आपको छोटा प्रश्न मिल सकता है और एक आपको बड़ा प्रश्न मिलेगा, या आपको दो बड़े बड़े प्रश्न मिल सकते हैं, एक 3 नंबर का और एक 2 नंबर का, क्योंकि ये यूनिट बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिकल के हिसाब से भी मैं आपको कह रहा हूँ ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस यूनिट को आपको बार बार पढ़ना है। यदि समझ में नहीं आता तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए और रोक रोक कर उसको नोट्स के अंदर लिख लीजिए। तो अपन सबसे पहले लार ग्रंथियों के बारे में देख लेते हैं, उससे पहले अपन जीवा के बारे में देख लेते हैं। जीवा कहाँ होती है, तो मुख गुहिका के अंदर होती है जीवा, जिसको जीभ कहते हैं। अब जीभ के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, भी जीभ जो होती है वो आगे से क्या होती है, स्वतंत्र, आगे से क्या होती है, स्वतंत्र, लेकिन पीछे किसी न किसी से जुड़ी रहती है। यदि पीछे से स्वतंत्र होगी तो ये बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो जीवा होती है वो आगे से क्या होती है, आगे से स्वतंत्र, जीभ होती वो आगे से स्वतंत्र होती है, लेकिन पीछे की ओर, जीवा फ्रेनुलम, या इसको कहते हैं फ्रेनुलम लिंगुअल, आगे से स्वतंत्र लेकिन पीछे की ओर जीवा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल से जुड़ी रहती है, और इसके पीछे की ओर जहाँ जुड़ी होती है वहाँ पे एक अस्थि पाई जाती है, जिसका नाम क्या है, जीवास्थि, जिसको कहते हैं आयोइड बोन। आपको ध्यान रखना है जब अपन अस्थि, मानव में अस्थियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि मानव कंकाल तंत्र आपके यूनिट है, तब मैं बताऊंगा कि जो मुख होता है इस फेशियल पार्ट के अंदर टोटल 12 अस्थियां पाई जाती है। उसके अंदर मैं 3 आपको इस कान में, 3 इस कान में बताऊंगा, और एक जो होती है वो कहाँ होती है, जीभ के पीछे की ओर, जहाँ पे जीभ जीवा फ्रेनुलम से जुड़ी होती है वहाँ पे एक अस्थि होती है जिसका नाम है जीवास्थि, आयोइड बोन, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे मैंने इसलिए टच की है क्योंकि आपके कंकाल तंत्र के अंदर ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे आपके ऐड कर रहा हूँ। तो जीभ जो होती है वो आगे से स्वतंत्र, पीछे की ओर जीवा फ्रेनुलम से जुड़ी रहती है। अब जीभ के अंदर आपको ध्यान रखना है, जीभ के ऊपर क्या पाई जाती है, जीभ के ऊपर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। अब आपको ध्यान ये करना है कि जीभ जो होती है आपकी क्या काम करती है, तो आपको पता होना चाहिए जीभ जो होती है उसका काम है भोजन को बोलस के रूप में परिवर्तित करना, पहला कार्य हो गया, बिल्कुल सही है। दूसरा जो कार्य हो जाएगा जीभ का वह एंटीसेप्टिक का कार्य। कैसे, एंटीसेप्टिक का कार्य का मतलब ये हो जाएगा कि जो जीभ होती है वो आपके मुख को साफ करने का काम करती है, यानी कि दांतों को साफ करने का काम कौन करती है, जीभ। अब कैसे करती है, जब आप भोजन कर लेते हो उसके बाद दांतों के अंदर जो भी आपके जो भोजन किया है उसका कचरा है वो दांतों के अंदर फंस जाता है, जिसको साफ करने के लिए जो जीभ होती है वो स्थान स्थान पर जाकर उसको साफ करती है। तो जीभ का कार्य हो जाएगा एंटीसेप्टिक का कार्य, भोजन को बोलस के रूप में परिवर्तित करना, साथ साथ में भोजन को मीठा बनाने का काम भी कौन करती है, जीभ करती है। और जीभ के ऊपर क्या पाई जाती है भाई, बोलो, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं। तो अपन देखते हैं कि जीभ के अंदर स्वाद कलिकाएं होती है, वो कौन कौन सी होती है और कैसे अपन को भोजन का स्वाद का पता लगता है, इस चीज़ को अपन देखेंगे कि जो जीभ होती है इसका कार्य है भोजन का स्वाद का पता लगाना, ठीक है। अब भोजन का जो स्वाद का पता लगाना है तो कैसे कैसे भोजन का पता लगता है, अर्थात मैं यहाँ पे यूँ कह सकता हूँ कि जो आपकी जीभ है, जीवा या जीभ पर पाई जाने वाली
स्वाद कलिकाएं। जीभ के ऊपर कौन कौन सी स्वाद कलिकाएं पाई जाती है? तो आपको ध्यान ये रखना है कि जीभ के ऊपर सबसे पहले स्वाद कलिकाएं जो होती है, उसके अंदर यदि आप जीभ को देखोगे तो ये जीभ की संरचना है, ये पीछे की ओर पार्ट जो जुड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं? अभी अपन ने देखा था जीवा फ्रेनुलम। मेरे साथ आप बोलते रहो ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ये अलग अलग शब्द है भाई, जीवा फ्रेनुलम। और यहाँ पे जो अस्थि होती है उस अस्थि को अपन क्या कहते थे? आयोइड बोन। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पीछे से स्वतंत्र नहीं होती है, जुड़ी रहती है जीवा फ्रेनुलम से या फ्रेनुलम से, और आगे का भाग क्या होता है? स्वतंत्र। स्वतंत्र यानी कि आप इसको क्या कर सकते हो? घुमा फिरा सकते हो। क्या कर सकते हो? घुमा फिरा सकते हो। आगे से आप जीभ को जैसे करना चाहते हो वैसे कर सकते हो। तो ये जीभ की संरचना है। अब जीभ के ऊपर क्या होती है? बोलो भाई। स्वाद कलिका होती है। जीभ के ऊपर क्या होती है? स्वाद कलिकाएं। ये आपकी जीभ है और जीभ के ऊपर क्या है? स्वाद कलिका है। सबसे आगे जो स्वाद कलिका होती है वो मीठे स्वाद का ज्ञान करवाती है। मीठे स्वाद का ज्ञान। कभी आप शक्कर को मुंह के अंदर रख लेना, जीभ के ऊपर रख लेना, तो आपको तुरंत पता लग जाएगा आगे के पार्ट से कि क्या है, ये शक्कर जो है वो क्या है? मीठी है। और एक प्रयोग आप करना, जीभ को पकड़ के बाहर ले लेना, जीभ को पकड़ के पूरी बाहर ले लेना, और उसके बाद में लास्ट जो जीभ का पार्ट है उस पार्ट के ऊपर आप शक्कर के दाने को रख देना। फिर पता लगाना ये मीठी है या खारी। आपको पता ही नहीं लगेगा इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि वहां पे स्वाद का ज्ञान कराने के लिए मीठे स्वाद की कलिका ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मीठे स्वाद की कलिका कहाँ होती है? आगे। फिर यहाँ पे कौन सी होती है? तो यहाँ पे होती है नमकीन। ठीक है, नमकीन स्वाद कलिकाएं। नमकीन स्वाद का ज्ञान कराने के लिए, यानी कि चटपटी चीजों का ज्ञान कराने के लिए नमकीन स्वाद कलिका होती है। यहाँ पे जो होती है वो होती है खट्टे स्वाद का ज्ञान करवाने के लिए जो होती है वो होती है यहाँ पे। ठीक है, पीछे की ओर। और उसके आगे फिर होती है, ये लास्ट में होती है, ये होती है कड़वे स्वाद का ज्ञान कराने के लिए कलिका होती है। तो यानी कि आपके जीभ के ऊपर 4 प्रकार की स्वाद कलिका होती है। सबसे पहले मीठे आगे की ओर, नमकीन साइड में, खट्टे पीछे की ओर, और कड़वे सबसे लास्ट में आपके कड़वे स्वाद का ज्ञान होता है। कभी आपने नींबू के पत्तों को खाया होगा, या आपने कभी नीम के पत्तों को खाया होगा। नीम के पत्तों को खाने के बाद जैसे उसको आप दांतों से पीस लेते हो, उसके बाद उसको निगलने की कोशिश करते हो, तो तुरंत आपको पता लगता है कि ये क्या है? कड़वा है। क्यों? पाई जाने वाली स्वाद कलिका है। और एक चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि भाई जो पुरुष होता है, पुरुषों में स्वाद कलिकाएं महिलाओं की तुलना में कम होती है। जो पुरुष होता है, पुरुष के जीभ के ऊपर जो स्वाद कलिकाएं होती है वो महिलाओं की तुलना में कम होती है। अर्थात मैं यहाँ पे यूं कह सकता हूं कि महिलाओं के अंदर जीभ के ऊपर स्वाद कलिकाएं ज्यादा पाई जाती है। स्वाद कलिकाओं के मामले में महिलाएं पुरुष से क्या है? आगे है। वैसे भी आप देख लो, जो महिला है वो पुरुष से आगे है, किसी भी क्षेत्र में देख लो। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना, पुरुषों में स्वाद कलिकाएं महिलाओं की तुलना में क्या होती है? कम होती है। इसलिए तो जो महिलाएं होती है वो खाने की शौकीन होती है, वो चटपटी चीजें ज्यादा खाने की शौकीन होती है, हर दिन घर के अंदर नई नई चीजें बनाती है। तो इसका कारण क्या है भाई? स्वाद कलिकाएं। तो ये स्वाद कलिकाएं होगी। और स्वाद कलिकाएं कहाँ प्रेजेंट होती है? बोलो भाई, जीभ के ऊपर। जीभ का क्या क्या कार्य है? तो मैं आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि फिर आप कहोगे गुरुजी हमने तो लिखा नहीं है, याद नहीं है, क्योंकि आपने लिखवाया नहीं था। अब मेरे लिखवाना जरूरी थोड़ा ही, आप उसको लिख सकते हो। सबसे पहले जीभ के कार्य के अंदर आपको क्या क्या ध्यान रखना है? तो सबसे पहला कार्य है वो है एंटीसेप्टिक का कार्य। किसका कार्य?
एंटीसेप्टिक का कार्य। अब आप कहोगे गुरुजी एंटीसेप्टिक का कार्य कैसे? तो जीभ जो होती है वो मुंह को साफ करने का काम करती है, अर्थात मैं यहाँ पे यूँ कह सकता हूँ मुंह व दांतों को, मुंह के अंदर दांत आ गए, वैसे ये पॉइंट एक ही हो जाता, मुंह को साफ करने का काम या मुंह व दांतों को साफ करने का काम, मुंह व दांतों को साफ करने का कार्य। और एक चीज आपको ध्यान रखनी है, लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। लार के अंदर एक एंजाइम और होता है, यहाँ पे मैं लाइसोजाइम एंजाइम ले रहा हूं। अब एंजाइम की बात आ गई है तो लार के अंदर दो प्रकार के एंजाइम होते हैं, क्योंकि लार होती है वो जीभ के साथ साथ में चलती है, आपको ध्यान होना चाहिए। लार में दो एंजाइम आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहला जो एंजाइम है वो यह ध्यान रखना है टाइलिन, टाइलिन या इसको कहते हैं एमिलेज, ठीक है, टाइलिन या एमिलेज। और दूसरा जो होता है वो होता है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। दो एंजाइम आपको ध्यान रखने हैं, सबसे पहले टाइलिन और दूसरा है लाइसोजाइम एंजाइम। ये जो टाइलिन एंजाइम है ये किसका पाचन करता है? तो ये स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। और कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट के तीन प्रकार पड़े थे, मोनो, डाई और पॉली, ठीक है, पॉलीसेकेराइड, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। तो टाइलिन जो होता है वो स्टार्च का पाचन करता है और भोजन के अंदर उपस्थित 75% स्टार्च का पाचन कौन कर लेता है भाई? टाइलिन। तो टाइलिन जो होता है वो पाचन करता है। लेकिन जो लाइसोजाइम एंजाइम है, ये लाइसोजाइम एंजाइम जो मैंने यहाँ पे लिखा है एंटीसेप्टिक का कार्य, लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो भोजन में आए जीवाणुओं या मैं यूं कह सकता हूं सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है। भोजन में आए सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम कौन करता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम करता है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, जो जीभ का कार्य वो है आपके भोजन को बोलस में परिवर्तित करना, भोजन को बोलस में परिवर्तित करना, भोजन को बोलस के रूप में परिवर्तित करने का काम कौन करता है भाई? तो वो करता है आपके जीभ। जीभ होती है वो भोजन को बोलस यानी कि लुगदी बनाता है उसकी। बोलस के लिए मैं लिख सकता हूं लुगदी। और ये जो बोलस होता है ये कैसा होता है? ये होता है आपके पहले जो भोजन जाता है वो ठोस होता है और जैसे ही लुगदी बन जाती थी ये अर्ध ठोस में परिवर्तित हो जाता है। भोजन क्या हो जाता है? मीठा। भोजन क्या हो जाता है? मीठा। अब मीठा क्यों हुआ है? क्योंकि इसके साथ कौन मिक्स हुआ है भाई? स्टार्च। स्टार्च के कारण मीठा हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जीभ का कार्य हो गया सबसे पहले एंटीसेप्टिक का कार्य, भोजन को बोलस में परिवर्तित करना या उसकी लुगदी बनाना या भोजन को मीठा करने में सहायक है, ठीक है, ये जीभ के कार्य हो गए। अब अपन देखते हैं जीभ, ये आपकी पूरी होगी। उसके बाद अपन देखेंगे जीवा के बाद आपका पॉइंट आएगा, वो आएगा दांत के बारे में। दांत भी कहाँ होते हैं? मुख के अंदर ही होते हैं, ठीक है। दांत कहाँ होते हैं? तो मुख के अंदर दांत, जिसको टीथ कहते हैं, दांत। अब सबसे पहले दांत के अंदर आपको ध्यान रखना है, दो शब्द आएंगे, दो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आएगी। एक आएगी द्विबार दंती, द्विबार दंती जिसको हेटेरोडेंट कहते हैं। एक हो जाएगा गर्त दंती। दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, गर्त दंती और एक द्विबार दंती। दो शब्द यहाँ पे आते हैं। मनुष्य में जो दांत होते हैं वो द्विबार दंती होता है और मनुष्य दांतों की व्यवस्था के आधार पर कैसा होता है? गर्त दंती होता है। दोनों पॉइंट शब्दों को आपको समझना है। द्विबार दंती का मतलब नाम से स्पष्ट है, द्वि का मतलब दो, बार का मतलब बार, दो बार, दंती का मतलब दांत, यानी कि सीधा हो गया दो बार दांत। जो आपके दांत होते हैं वो दो बार आते हैं। कैसे? तो एक बार दांत आते हैं वो आते हैं दूध के दांत, एक बार आता है दूध के दांत जिसको मिल्क टीथ कहते हैं, मिल्क टीथ, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं स्थायी दांत, दूसरे जो होते हैं वो होते हैं स्थायी दांत। तो दो प्रकार के दांत हो गए, दूध के दांत जिसको अस्थायी दांत कहते हैं, अस्थायी दांत
और दूसरे हो गए वो गए स्थायी दांत, जिसको अपन कहते हैं दही के दांत। ठीक है, दूध के दांत और दही के दांत। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 और इसकी संख्या कितनी होती है? तो 12। ठीक है, तो मनुष्य द्विबार दंती प्राणी है। मनुष्य में जो दांत होता है वो जिंदगी में 2 बार आता है, इसलिए मनुष्य द्विबार दंती प्राणी है। कैसा प्राणी है? द्विबार दंती प्राणी है। फिर गर्त दंती। गर्त दंती का मतलब ये हो जाता है कि मनुष्य में जो दांत होते हैं वह मसूड़ों में धंसे रहते हैं। मसूड़ों में धंसे रहते हैं। जो दांत होते हैं वो कहाँ धंसे रहते हैं? मसूड़ों के अंदर धंसे रहते हैं, इसलिए मनुष्य गर्त दंती प्राणी है। यानी कि मनुष्य दांतों के हिसाब से द्विबार दंती और गर्त दंती प्राणी है। गर्त दंती कैसे हो गया कि दांत होते हैं वो मसूड़ों में धंसे रहते हैं, और द्विबार दंती का मतलब होता है दांत जो होते हैं वो जिंदगी में कितनी बार आते हैं? 2 बार आते हैं। अब जो दांत होते हैं ये दांत के अंदर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दंत सूत्र। दंत सूत्र, और दंत सूत्र को देखने से पहले दांतों के प्रकार, दांत कितने प्रकार के होते हैं, अभी अपन दांत की संरचना को भी देखेंगे। आज के जो ये अपना वीडियो है, इस वीडियो के अंदर पाचन तंत्र के बारे में नॉर्मली क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। कल से मैं आपको व्यवस्थित जो भी जितना भी इंपॉर्टेंट दिया हुआ है वो सभी चीजें दिखाऊंगा। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे जो पहला प्रकार है वो है कृंतक, दूसरा जो है वो है रदनक, तीसरा जो है वो अग्र चवर्णक, चवर्णक, और फिर हो जाएगा चवर्णक। ठीक है, दांत 4 प्रकार के हो गए, कृतनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक। इसकी जो संख्या होती है वो अलग अलग अवस्था के अंदर अलग अलग होती है। जैसे यदि मैं इसको देखूंगा तो दांत जो पहली बार आता है जिसको क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं। बस सामान्य आपको दंत सूत्र के अंदर एक ही सूत्र याद रखना है, 21-23, 21-23 इंटू 2, ये आपको दंत सूत्र के अंदर याद रखना है। सबसे पहले आपको दंत सूत्र के अंदर याद रखना है कि 21-23 इंटू 2। ठीक है, कृतनक, फिर कौन सा रदनक, फिर कौन सा अग्र चवर्णक, और फिर कौन सा है चवर्णक। ऐसे करके 4 डिवाइडेशन यहाँ पे हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे 1 और 2 मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि आप यदि देखोगे तो एक ऊपरी जबड़ा एक निचला जबड़ा है, 2 जबड़े, एक ऊपरी और एक निचला। अब इसको आप देखोगे तो इसके एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट, एक लेफ्ट पार्ट एक राइट पार्ट, तो 2 जबड़े हो गए। पहला ऊपरी जबड़ा, इसको आप कह सकते हैं ऊपरी जबड़ा, ऊपरी जबड़ा, और जो ये है वो है निचला जबड़ा। 2 जबड़े हैं, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा। ठीक है, इंटू 2, क्योंकि प्रत्येक के 1 और 2 पार्ट, क्योंकि राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, ऐसे करके इसका जो दंत सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 21-23। 21-23 का मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा कि 2 + 2 कितने हो गए? 4, 4 इंटू 2 मतलब कितने हो गए? 8। कृंतक कितने हो गए? 8। फिर रदनक 1 और 1 2, 2 इंटू 2 कितने हो गए? 4। फिर अग्र चवर्णक कितने हो गए? 2 + 2 कितने हो गए? 4 इंटू 2 कितने हो गए? 8। फिर 3 + 3 6 इंटू 2 कितने हो गए? 12। सभी को जोड़ दो, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 8 32। ये 32 दांतों की व्यवस्था हो गई आपके 21-23, 21-23। लेकिन यदि आप इसको देखोगे तो ये जो दांत होते हैं ये भोजन को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं, साथ साथ में भोजन को चबाने का काम करते हैं। दांतों का कार्य भोजन को चीरना, फाड़ना, काटना या भोजन को चबाना, ये सभी कार्य जो है वो दांतों के कार्य है। दांतों का कार्य क्या है? तो दांतों का कार्य वही है कि यह भोजन को चीरने, फाड़ने व चबाने का कार्य करते हैं। भोजन को चीरने, फाड़ने व चबाने का कार्य कौन करते हैं? तो दांत करते हैं। अब दांत की संरचना को अपन आगे वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज अपन ने इस पाचन तंत्र के अंदर अपन ने डिस्कस किया कि जो पाचन तंत्र है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो पाचन तंत्र के अंदर 2 चीज मुख्य रूप से आती है, आपको ध्यान रखनी है। एक आता है आहार नाल, अभी अपन ने देखा आहार नाल, और दूसरी क्या आती है? पाचक ग्रंथियां। 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। आहार नाल के अपन ने देखा कहाँ से स्टार्ट होती है, तो मुख से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? गुदा तक।
मुख के अंदर अपन ने लगभग डिस्कस कर लिया है। मुख के अंदर क्या होती है, जीवा होती है, दांत होता है, इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। साथ साथ में लार ग्रंथियों के बारे में डिस्कस नहीं किया है, तो लार ग्रंथि अपन पर्सनल वीडियो लेंगे लार ग्रंथियों के बारे में, और सभी संरचनाओं को अपन देखेंगे। इसकी जीवित अवस्था में अपन ने लंबाई देखी 4.5 से 5 मीटर, और मृत्यु के बाद देखी लगभग 7 से 8 मीटर। पाचक ग्रंथियों के अंदर आपको देखना है, इसके अंदर आएगी आपके सबसे पहले लार ग्रंथि आएगी, यहाँ भी आएगी लार ग्रंथि, इसलिए लार ग्रंथियों का पर्सनल वीडियो लेंगे। उसके अलावा आपकी यकृत आएगी, और एक आएगी वो आएगी अग्नाशय। ठीक है, ऐसे करके 3 ग्रंथि आपके पाचक ग्रंथियों के अंदर आएगी। तो आज के लिए इतना ही खूब, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलते हैं। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों यारों को शेयर करें, ताकि वो भी इस चीज़ का फायदा ले सके।